हाँ जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूले देखी थी और उस जनरल फॉर्मूले के बेस पर हमने सिंपल सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। तो ये पार्ट 2 चल रहा है सिंपल सेंटेंस का। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या है? जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता, या ये कह लो कि उसमें सब्जेक्ट के किसी एक्शन को करने के बारे में बताया ही नहीं जाता। दोनों बातें आप कह सकते हैं। अब देखो, 3 तरह के हो सकते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। तो पहले तो प्रेजेंट का ही देख लेते हैं। तो प्रेजेंट की आज हम लोग प्रेजेंट का देखेंगे। प्रेजेंट की निशानी क्या है? प्रेजेंट की निशानी है, हैं, हो, हूँ। है, हो, हूँ। यानी कि हिंदी सेंटेंस के एंड में, हिंदी वाक्य के अंत में जब है, हैं, हो, हूँ, ये चारों चीज़ें दिखाई देती हैं तो इससे पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है। अब इसका देखो 2 पार्ट बनता है। एक तो एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कुछ होने के लिए। इसमें बताया जाएगा कि किसी को कुछ हुआ है या किसी के कुछ होने की बात की जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ वह बीमार है तो उसके बीमार होने की बात हो रही है। फिर देखो एक दूसरा पॉइंट होता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है पोजेस करना, यानी कि किसी पर हक या अधिकार बताना। अब वो कैसे, क्या कहेगा कि अगर किसी के पास कुछ है, ऐसी बात आएगी किसी के पास कुछ है या फिर नहीं है उसके बारे में बताया जाता है। तो इन दोनों ही पोजेशन के लिए और एग्जिस्टेंस के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूले हैं अलग अलग से। तो आइए देखते हैं। पहले बात करेंगे हम पॉजिटिव फॉर्मूले की। तो पॉजिटिव फॉर्मूले में क्या होगा? एग्जिस्टेंस के, प्रेजेंट के एग्जिस्टेंस, प्रेजेंट एग्जिस्टेंस के पॉजिटिव फॉर्मूले में क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो देखो पता ही है आपको, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है और एंड में ऑब्जेक्ट आता है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सबसे ज्यादा फर्क कहाँ आएगा? वर्ब में। तो आपने वर्ब का ध्यान रखना है कि वर्ब कौन सी लग रही है। तो देखो यहाँ पर 3 तरह की वर्ब है, इज, एम, आर। कौन सी है? इज, एम, आर। तो इज, एम, आर लग जाएगी। अब इज, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इज, एम, आर के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के एक्शन से अगर कोई प्रभावित हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के एक्शन से प्रभावित होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो देखो, सिंपल सेंटेंस का मतलब ही होता है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा, फिर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कैसे आ गया? आप यहाँ पर ये सोच लेना कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब के अंडर आते हैं, लेकिन जहाँ और कोई वर्ब ना हो और कोई मेन वर्ब ना हो, वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई मेन वर्ब दिया गया नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही बना दिया गया, तो उस हेल्पिंग वर्ब को ही हम मेन वर्ब कंसिडर करेंगे। तो आगे देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लग गया, इज, एम, आर के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इज लगाना है कि एम लगाना है कि आर लगाना है, इन तीनों वर्ब का पता, इन तीनों वर्ब्स को किसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वैसे भी जो ये वर्ब हैं ये किसके अकॉर्डिंग लगती हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। इन सारी चीज़ों को करने के लिए प्राइमरी वर्ब की वीडियो आप पहले ज़रूर देख लेना। प्राइमरी वर्ब का कॉन्सेप्ट अगर आपके मन में क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है आपके लिए। बिना प्राइमरी वर्ब के ये चीज़ कवर होने वाली नहीं है। और मैं आपको बता दूं, वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और प्लेलिस्ट पर नीचे से 3rd वीडियो है, नीचे से 3rd वीडियो, इंग्लिश बेसिक प्राइमरी वर्ब एंड मेन वर्ब लिखा होगा। उस वीडियो में ही प्राइमरी वर्ब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर वर्ब आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट लगना चाहिए, और नॉट तो देखो आ जाएगा, लेकिन नॉट कभी भी अकेले नहीं आता। मैंने पहले ही जनरल फॉर्मूले में ही आपको ये बता दिया था कि नॉट कभी अकेले नहीं आता। नॉट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। तो यहाँ पर कौन सी है? इसमें मिला जुलाकर बस यही 3 वर्ब्स हैं, तो इन तीनों वर्ब्स के बाद नॉट लग जाएगा। इसलिए मैंने इज, एम, आर के बाद जो प्लस का निशान है उसके नीचे नॉट लगा दिया है। और ये जो प्लस का निशान लिखा है इसको आप ये मत सोचना कि ये प्लस है, माइनस है, क्या है। ये सिर्फ लिखने का एक ढंग है, एक तरीका है। प्लस ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लिखने का बस एक तरीका है। तो इज, एम, आर के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करना होगा?
इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे इंट्रोगेटिव जिनका आंसर यस या नो में आए, और दूसरे वो इंट्रोगेटिव जिनका आंसर डिटेल में आए। अगर आपका जवाब यस या नो से आता है तो आप सेंटेंस किससे बनाओगे? हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या बन जाएगी? इज एम आर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इनसे आप अपना सेंटेंस बनाओगे। और देखो एक बात और याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब से कब बनाना है? जब जवाब यस या YES, यस या फिर नो से आए। जब जवाब हाँ या ना में आए तो आप हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे। अब इन हेल्पिंग वर्ब से इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग पता चलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज जैसी चीजें लग जाएंगी, इज जैसी वर्ब, या फिर आई लगा होगा तो एम लगा देंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगा देंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो इज एम आर से बन जाएगा। लेकिन अगर जवाब डिटेल में आया, यस या नो में ना आकर अगर आंसर आपका डिटेल में आ रहा है तो आपको WH वर्ड लगाना होगा। और पता ही है आपको कि WH वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही लगाया जाता है। तो WH वर्ड हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में, यानी कि यहाँ पर WH वर्ड आ जाएगा और इस तरह से सारा काम हो जाएगा। इंट्रो नेगेटिव करना हो तो ये सारा का सारा फॉर्मेट सेम नीचे आ जाएगा। आपने जनरल फॉर्मूले में भी किया ही था कि इधर का सारा फॉर्मेट सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। बस एक अंतर है, नेगेटिव नॉट भी लगेगा इसमें। तो नॉट दो जगह लगा सकते हैं। कहाँ पर? या तो आप इज एम आर यानी कि वर्ब के बाद नॉट लगा देना, या फिर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। बस ये दो ही प्लेस होते हैं, दोनों में से किसी भी एक जगह पर आप नॉट लगाओगे। दोनों जगह अगर आपने नॉट लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपने नॉट लगाया तो इसका मतलब है कि आप बात पर एम्फसाइज कर रहे हो, जोर दे रहे हो। और सब्जेक्ट के बाद अगर आपने नॉट लगाया दैट मीन्स कि आपने नॉर्मल क्वेश्चन किया है, आप सच में उसका जवाब जानना चाहते थे इसलिए आपने वो सवाल किया है। अब अगला देख लेते हैं, ये है हमारे एग्जिस्टेंस का। याद रखना है प्रेजेंट के एग्जिस्टेंस में कौन सी वर्ब लगती है? इज एम आर। अब अगर प्रेजेंट के पोजेशन की बात करें तो ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट के पोजेशन की बात करें तो देखो इसका पॉजिटिव का फार्मूला क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट, अब ये पॉजिटिव की लाइन में जो फॉर्मूले हैं ये पॉजिटिव की लाइन में जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव, इन दोनों में से कोई एक लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हैज लगाना है कि हैव लगाना है वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और ये बात आपको प्राइमरी वर्ब में बहुत अच्छे से समझा दी गई है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना है। फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको बता दूं कि हैज में एस लगा हुआ है जो बता रहा है कि सिंगुलर, यानी कि हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या फिर आई के साथ लगता है। आगे देख लेते हैं। अगर नेगेटिव की बात करें तो देखो नॉट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन नॉट कभी भी अकेले नहीं लगता। ये देखो नॉट लगा है लेकिन नॉट कभी अकेले नहीं लगता। नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए। और प्रेजेंट के पोजेशन के नेगेटिव में, प्रेजेंट के पोजेशन के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज लगती है। क्या लगती है? डू या फिर डज। ये याद रखना है, प्रेजेंट के पोजेशन के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगती है। तो डू या फिर डज के बाद ही आप नॉट लगाओगे। और डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और क्योंकि पोजेशन है तो आपको हैव तो लगाना ही पड़ेगा। और आप सिर्फ हैव ही लगा पाओगे क्योंकि हैव ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप हैज या फिर हैड नहीं लगा सकते। हैज या हैड नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हैव ही लगाया जा सकता है क्योंकि डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव है। ध्यान रखना, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, अगर हैव फैमिली से पहले कोई वर्ब आई हुई है तो उस वर्ब के बाद हैव फैमिली से सिर्फ और सिर्फ हैव ही आ सकता है और कोई वर्ब नहीं आ सकती। अब यहाँ हैव फैमिली से पहले डू डज आ गए तो डू डज के बाद हैव फैमिली से सिर्फ हैव ही आ सकता है। यहाँ हैज या हैड नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। अगर आप पास्ट या फिर फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस करेंगे तो वहां पर भी आपको यहाँ हैव ही लगाना है, यहाँ कभी भी हैज या हैड नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं, डू लगाएं कि डज लगाएं, ये डिसाइड आप कैसे करोगे? सब्जेक्ट को देख के करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाओगे क्योंकि डज के एंड में एस लिखा हुआ है जो बता रहा है कि ये तो सिंगुलर के लिए लगता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगा दोगे, दैट्स इट। आगे देखो, अगर इंट्रोगेटिव की हम बात करें तो दो तरह के होते हैं। अगर जवाब आपका यस या नो में आया तो आप हेल्पिंग वर्ब डू डज से अपना सेंटेंस स्टार्ट करोगे, आपको WH लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो डू या फिर डज आगे लगाओगे। डू या डज में से कौन सा चीज़ आगे आएगा वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज सेट करोगे और सब्जेक्ट के बाद हैव तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बात पोजेशन की हो रही है। पोजेशन में हैव का तो आना लाजमी है और हैव मेन वर्ब का काम करेगा और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि डू डज तो हम तब लिखेंगे ना जब जवाब किस में आ रहा हो, यस या फिर नो में आ रहा हो। लेकिन अगर जवाब डिटेल में है तो क्या करें, तो वही करेंगे जो पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं। WH वर्ड आगे लगा देना है, तो यहाँ पर सबसे आगे WH वर्ड लग जाएगा। और आपको तो पता ही है पिछले 20 साल से आप WH वर्ड ही लगा रहे हो। और WH वर्ड क्या होते हैं ये मैंने इससे जस्ट पहले की जो वीडियो है सिंपल सेंटेंस की फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझा दी। ठीक है, सारे WH वर्ड वहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अब देखो अगर हम इंट्रो नेगेटिव की बात करें तो इंट्रो नेगेटिव में ये सारा फार्मूला एज इट इज नीचे आएगा। और हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद देखो इंट्रोगेटिव लगाना मत भूलना, जैसे मैं भूल गया था, है ना। अगर आप लोग सोचो कि सर आप भी तो भूल गए थे, हम भी एग्जाम में भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो रजिस्टर और पेन लेकर देखना, कहीं ऐसा ना हो कि बिना रजिस्टर और पेन के ही मोबाइल चला के बैठ गए और वीडियो देख रहे हो, हाँ जी हम तो एक बार में सुन लेंगे याद हो जाएगा। शक्तिमान बनने की कोशिश मत करना, तो इसको देखकर लिख भी लेना। ये सारा फॉर्मेट एज इट इज नीचे आ जाएगा। और देखो क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। सेम जैसे यहाँ इज एम आर के बाद आपने नॉट लगाया था, यहाँ पर भी आप हेल्पिंग वर्ब डू डज के बाद या तो नॉट लगा देना या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। लेकिन दोनों जगह नॉट मत लगा देना, ये गलती मत करना। कहीं सर आपने भी तो दोनों जगह लगाया था, अरे भाई मैंने तो बताना है इसलिए मैंने दोनों जगह का बताया है कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगा सकते हो, सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी अगर किसी बात में कोई डाउट रह गया हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यभट्ट।